Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। अ कॉइल हैज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर एंड पावर ऑफ 100 वॉट। पावर ऑफ 100 वॉट फ्रॉम AC सोर्स ऑफ 110 वोल्ट। तो 110 वोल्ट है भाई यहाँ पे। ये 110 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है। तुरंत ओमेगा भी निकाल लिया भाई मैंने बहुत तेजी में। फाइंड द रेजिस्टेंस, यानी कि हमसे ये पूछा गया है, एंड द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे, काफी सवाल हो चुके हैं इसके पीछे। मतलब सेम कॉइल जो है उसके अंदर दो कैरेक्टर होते हैं, रेजिस्टेंस कैरेक्टर भी होता है और इंडक्टर कैरेक्टर भी होता है। तो उसी का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। सबसे पहली बात तो देखिए यार, यहाँ पे आर कहीं दिया नहीं है, आर निकालना है। तो आर निकालना काफी आसान है, पी आई और आर दिया हुआ है। वैसे भी अब हिंट में सब कुछ दिख ही रहा है आपको, बट ठीक है कोई बात नहीं। पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, पावर क्या लिखा, 100 आई स्क्वायर 1 स्क्वायर और आर आ गया अपना 100 ओम। देखो अब कोई बच्चा सवाल पूछ सकता है कि सर आपने पावर इज इक्वल टू वी आई नहीं लगाया। अगर वो लगाते तब क्या होता। 100 पावर है, वोल्टेज क्या है 110 है और करंट क्या है 1 है। तो ये बैलेंस नहीं है ना। 100 110 इंटू 1 तो यहां था, LHS इज इक्वल टू RHS नहीं आ रहा। याद रखिएगा बच्चों, पावर कंजम्पशन क्या होता है, एनर्जी कंजम्पशन। और एनर्जी कंजम्पशन किससे होती है, केवल इंडक्टर से होती है। तो बिल्कुल उल्टा बोल दिया। पावर कंजम्पशन होती है भाई एनर्जी कंजम्पशन जैसी। पावर में टाइम का मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी हो जाएगा। तो एनर्जी वेस्टेज जो होती है वो केवल रेजिस्टेंस से होती। फिर से बोलूंगा, एनर्जी वेस्टेज या एनर्जी कंजम्पशन जो होती है वो केवल रेजिस्टेंस से होती है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे आई स्क्वायर जेड नहीं लगाया, आई स्क्वायर आर लगाया। अब जब पावर इज इक्वल टू वी आई हम लोग लगा रहे हैं तो यहाँ तो पावर कंजम्पशन केवल रेजिस्टेंस की है, ठीक चल रहा है। लेकिन ये वोल्टेज तो दोनों के लिए है और ये आई भी दोनों के लिए। तो केवल रेजिस्टेंस की चीज को हम लोग दोनों की चीज से बैलेंस नहीं कर सकते। इसीलिए ये फॉर्मूला सही है, ये फॉर्मूला गलत है। आप लोग बताइए कमेंट्स में कि क्या आपके स्कूल के टीचर ने ये चीज बताई थी। अगर नहीं बताई थी तो आप उससे जाकर पूछिए और देखिए कि वो बता पाता है या नहीं, बता पाते हैं या नहीं। थोड़ी इज्जत। तो टीचर का मैसेज आने लगा। आर इज इक्वल टू 100 ओम। ठीक है, अच्छे से लिख दिया, कोई रिपीट ही हो गया स्टेप। अगला जो स्टेप है वो कठिन है। वहां पे हमें इंडक्टेंस निकालना। इंडक्टेंस बोले तो एल निकालना। ऐसा बहुत बार बच्चों एग्जाम में होगा कि आपसे इंडक्टेंस बोला जाएगा और आप एक्सेल निकाल के चले आएंगे, नंबर कट जाएंगे। इंडक्टिव रिएक्टेंस, लंबा नाम लंबा फॉर्मूला, लंबा सिंबल। इंडक्टेंस, अरे ऑफ कॉइल तो ये फालतू में लिखा हुआ है। इंडक्टेंस छोटा नाम छोटा सिंबल। ठीक है, तो L जब निकालेंगे तो सबसे पहले हमें Z की भी जरूरत पड़ेगी। अब Z देखो बहुत अच्छे से आ जाएगा। V इज इक्वल टू आई जेड। V कितना दिया हुआ, 110। I कितना दिया हुआ है, 1 एम्पियर। Z आ गया अपना, Z हो गया 110 ओम। और अच्छा भी है, रेजिस्टेंस 100 आ रहा है, इंपीडेंस 110 आ रहा है। सही कर रहे हैं हम लोग शायद, 110 ओम। लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट होता है इंपीडेंस। फिर से सुनना, इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस
उसका रिजल्टेंट होता है इंपीडेंस। ठीक है, तो हम लोग ने क्या पढ़ा है, z स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। एक्सएल की कुछ खास जरूरत नहीं है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल में चले जाएंगे हम लोग। आर स्क्वायर, बहुत बच्चे डायरेक्टली यहीं से फॉर्मूला शुरू कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। z की जगह हम लोगों ने रख लिया 110, r की जगह रख लिया हम लोगों ने 100 और ओमेगा l की जगह हम लोग ने कुछ नहीं रखा, ओमेगा की जगह 100 पाई रख दीजिए और l यहां तो चल ही रहा है। अब यहाँ पे एक फायदा होगा क्या, अब मतलब चलो थोड़ा सा लिख के दिखाता हूं मैं। 110 इंटू 110 इज इक्वल टू 100 इंटू 100 प्लस 100 पाई एल इंटू 100 पाई एल। तो हम लोग क्या कर सकते थे, इधर 100 कॉमन ले लेते, इधर 100 कॉमन ले लेते, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट जाते हैं। लेकिन चालाक बच्चे यहीं से काट देते हैं। ये काफी रिस्की है लेकिन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है, दूसरे वाले स्टेप की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया कितना, 121 और ये हो गया 100 और ये हो गया 100 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर। अब ये कितना हो गया, 21, 121 में 100 गया ना, 100 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, अब और नीचे जाओ, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 100 पाई स्क्वायर। अब तो समस्या आती हुई दिख रही है, अब क्या करें भाई, करना पड़ेगा अंडर रूट ले लो भाई, इतना तो होगा, अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाई 10 पाई। ठीक है, अब अंडर रूट 21 कितना होगा, कर लें कैलकुलेटर से भाई प्लीज। तो काफी मेहनत से हम लोग ने निकाला है, अंडर रूट 21 आ जा रहा है 4.582 और 10 तो है ही है यहाँ पे, इसको भी 3.14 रख लेते हैं। अब देखो यार, एक एग्जाम में सबसे पहली बात तो एग्जाम में आप यही आंसर छोड़ सकते हैं। मैं तो ये बोलूंगा आप सिर्फ इतना लिखाएंगे, जब तक एग्जाम में लिखा नहीं गया है कि गिव योर आंसर इन नियरेस्ट डेसिमल प्लेस अप टू 3 प्लेसेस, तब तक आप ये लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन मान लीजिए यार कैमरा लेंस में मच्छर बैठ रहा है, आई एम सॉरी, लेकिन जब तक आपसे बोल दिया गया कि नहीं आपको डेसिमल में करना है, तब आप क्या करेंगे, तब अंडर रूट 21 आप थोड़ी मेहनत करके कर सकते हैं भाई। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो यार बीच में लिख लो 4.5 लिख लो आप। यार इसको 4.5 अगर लिखाते तब क्या होता, 4.5 डिवाइडेड बाई 10 और इसको यार 3 लिख लो, पाई को थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर लो, 3 लिख लो, ये आ गया 1.5। 1.5 डिवाइडेड बाई 10 एल आ जाता है आपका 0.15, जो कि काफी एक्सेप्टेबल होगा। देखिएगा कि एल जो है, अगर हम लोग सच में इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो आएगा 0.146 हेनरी। तो यार अगर मेरा ये आ रहा था अप्रोक्सीमेट करते हुए और पूरा कैलकुलेटर से ये आ रहा है तो सही है, दोनों ही सही है। तो फाइनल आंसर तो हम लोग का यही है, बुक से मैच करता हुआ। दिस क्वेश्चन इज डन नाउ।